सो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हम जी टेबल को हमने वो डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से हम जेड टेबल या जेड की वैल्यू को हम कैलकुलेट वो कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेटेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर हमारे पास जेड की वो वैल्यू है वो अगर 1.3 है तो हमारे पास 0.88708% है या 87% डेटा हमारे पास इस वैल्यू तक है। यानी कि अगर z की वैल्यू अगर ये है तो ये 87% डेटा हमारे पास ये 1.3 तक लाई करता है 1.13 पे। खैर सो अब एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल की भी ने कोशिश करेंगे हम ये वाले एग्जाम्पल को लेके चलने हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम एक एग्जाम्पल को लेंगे जिसके अंदर हमारे पास चारों कॉन्सेप्ट आ जाएं। और ये एग्जाम्पल नंबर एक एग्जाम्पल है। अच्छा इसके अंदर ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है In the study of fingerprints, an important quantitative characteristic of the total images यानी कि जहाँ पे जो इसके पैटर्न है होते फिंगरप्रिंट के count for the 10 finger of an individual. Suppose that the total ridge count of an individual in a certain population approximately normally distributed और उसका मीन इन्होंने गिवन किया स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। देन उन्होंने सवाल पूछा ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल पिक आ रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विल हैव अ रिच काउंट 200 और मोर। इसके अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि जिसके उन्होंने कहा कि हमने एक स्टडी की है रैंडम और इसके अंदर इन लोगों ने डिफरेंट पर्सन्स के फिंगरप्रिंट की स्टडी की और उनके रिच काउंट इसको फाउंड किया कि मतलब वो जो हमारे पास फिंगर अगर मैं इसको रिच काउंट का अगर मैं बता सकूं रिच काउंट ये हमारे पास के पैटर्न को कहते हैं कि हम बस ये सही है ये हमारे पास उन्होंने रिच काउंट के इसके पैटर्न को उन्होंने काउंट किया। सो इसके अंदर जो उनके पास पैरामीटर हैं तो उन्होंने जब उसके काउंट किया तो उनके पास जो उसका मीन है जो उन्होंने इस स्टडी की वो 140 है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो वेरिएशन है वो 35 की है। सो अब वो पूछ क्या रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल पिक आ रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विल हैव अ रिच काउंट ऑफ 200 और मोर। उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर बज़ाहिर इस डेटा को बनाया जाए तो इसका ग्राफ बनाया जाए तो आपके पास क्या है ये इस तरीके का ग्राफ है जिसका मीन जो है 140 है सही है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया 35। अब उन्होंने कहा यार बताओ कि हमारे पास कितने अफराद ऐसे होंगे प्रोबेबिलिटी में जिनके जो ये रिच काउंट है ये 200 या 200 से ज़्यादा होगा सही है 200 और मोर। यानी कि हमारे पास यहाँ कहीं पे 200 होगा फॉर एग्जांपल। और उन्होंने इसके बाद का एरिया पूछा कि यार ये एरिया बताओ कितना होगा ये एरिया। तो अगर हम z की वैल्यू 200 वाली अगर हम फाइंड आउट करते हैं वो z की वैल्यू और उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से निकालते हैं तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं मिसाल हम लेते हैं z की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं z करके x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। x की वैल्यू क्या होगी 200 माइनस 140 अपॉन 35। ये 35 या 50 है आई गेस मैंने 50 तो ये हमारे पास हो गया 50 तो ये हो गया 50 वहाँ पे हमारे पास 50 था सही है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 माइनस 140 तो ये हमारे पास हो गया 60 बाय 50 0 से 0 कैंसिल 6/5 और 1/2। तो z की वैल्यू 1/2 जो है वो x 200 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर ये z की मैं ये मीन बनाता हूँ और ये z की वैल्यू 1/2 यहाँ कहीं है सही है वो यहाँ तक का डेटा जो होगा वो 1/2 की प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको हम दोबारा हम लेके चलते हैं यानी कि अगर हमने चेक किया z की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। अब ये बता क्या रही है पॉजिटिव वैल्यू ये बता रही है कि अगर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर ये मीन ये है फॉर एग्जांपल 140 z की वैल्यू पॉजिटिव वैन में मतलब मीन से ज़्यादा है तो ये z की 1/2 है। तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ये पूरे इस डेटा की प्रोबेबिलिटी शामिल है सही यहाँ तक की। अब हमारे को काम किसका है 200 प्लस का तो हमारे को ये चाहिए जो रिमेनिंग है सही है ये रिमेनिंग हमारे को रिक्वायर्ड है। अब हमारे को ये पता है कि इसकी तो हमने निकाल ली ये प्रोबेबिलिटी सारी।
हमने ये सारी प्रोबेबिलिटी अभी निकाल ली है, ये सब हम निकाल चुके हैं। ये पूरी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है, z की वैल्यू 1/2, और उससे हम जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 का तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। हमारे को काम किसका है, इस येलो वाले का। तो हम क्या करेंगे, हमारे को टोटल पता है प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अगर 1 में से मैं रेड वाली निकाल दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा z की 1/2 वाली, तो मेरे पास आ जाएगी कि वो मेरी 200 प्लस की क्या है। तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। z की 1/2 की वैल्यू की हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे z, और z के अंदर हम जाएंगे, z के अंदर 1/2 वाली हमारे पास कहाँ भाग गया, ये टच ही नहीं सही करता। खैर, अपेंडिक्स 3 मल्टीपल रिग्रेशन एंड देन ये आगे z की 1/2। सो इसको अगर हम लेके चलते हैं, z की 1.20 की हमारे पास है 0.8845, यानी कि हमारे पास 0.884 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.116 हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी जो 200 प्लस की है। तो सेम आंसर हमारे पास यहीं पे आया 0.1116, यानी कि ये डेटा हमारे पास 11.6% चांसेस हैं कि वो 200 से ज़्यादा उसके रजिस्ट हों, उसके फिंगरप्रिंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेस देन 100 का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर यही डेटा है, इसका मीन ये कितने पे 140, 100 का पूछते हैं, 100 यहाँ होगा, 100 से कम मतलब ये एरिया नापने। तो आप सिंपल x की वैल्यू क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, देन आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा 100 माइनस 140 अपॉन 50। तो ये 100 में से तो माइनस 40 अपॉन 50, तो 50 से ही तो माइनस का 0.8, तो z किसका आ गया 0.8, यानी कि अगर मैं ये बनाऊं z के टर्म में तो ये हो गया माइनस का 0.8 z, इसको यहाँ पर क्या है न्यू है। सही, अब मुझे ये डेटा निकालना है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूंगा 0.8 की प्रोबेबिलिटी माइनस में 0.8 मेरे पास 0.8 ये रहा, उसकी कितनी है 0.221, यानी कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.8 की प्रोबेबिलिटी है 0.211, यानी और 21.1% चांसेस हैं कि ये डेटा हमारे पास 100 से बिलो हो, यानी कि 100 से बिलो वाले 100 जो 100 और 100 से कम वाले के वो 21% चांसेस हैं। सही है, अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पार्ट है, बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 का कैसे निकालेंगे। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या हो गया, मीन हो गया 140, 200 ये रहा, ये आपके पास 100 है। आपको काम किस डेटा का है, इन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले आप 200 का z निकालेंगे, तो 200 माइनस 140 अपॉन सिग्मा, तो ये z आ जाएगा। 100 का निकालेंगे 100 माइनस 140 अपॉन सिग्मा, तो ये हो गई माइनस का 0.8, ये जब पूरा कैलकुलेट करेंगे और ये हो जाएगा 1.2 z माइनस का 0.8 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, z माइनस के 0.8 की प्रोबेबिलिटी जस्ट हमने अभी निकाली है 0.221। सही है, और इसकी हमारे पास है 1.2 की 0.8849। सही, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है 200 तक की, ये है 100 की। तो हमारे को काम कितना है, ये 100 की कितनी है 0.221 डेटा, तो ये बैठा हुआ, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 0.889। तो हमारे को काम किसका, इन दोनों के बीच का। तो अगर मैं इसकी 1.2 के z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 में से माइनस कर दूंगा 0.8, यानी कि 0.884 में से माइनस कर दूंगा 0.211, तो मेरे पास 0.67 अप्रॉक्स आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इस पूरे डेटा की जो ये बीच में बैठा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास z का स्कोर या z के स्कोर के ज़रिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सेम इसका 0.665।
सेम इसी तरह से 200 और 250 की निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास की परसेंटेज निकालनी हो कि कितने, अगर कोई सैंपल का साइज़ हमारे को क्या, मिसाल के तौर पे बताओ कि अगर मेरे पास 10 लाख का सैंपल है फॉर एग्जांपल, ये 1 लाख का, तो उसको बताओ कि उसमें कितने अफराद ऐसे होंगे। तो सिंपल आप 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके फैक्टर से, या जो प्रोबेबिलिटी आपका उसमें पेशेंट्स की तादाद आ जाएगी। तो ये तरीका होता है। सही, ये हमारे पास है जेड स्कोर। इसके अंदर अब हमारे पास जो जेड स्कोर के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास कभी भी डेटा डिस्क्रीट हो और उसके अंदर अगर आप सैंपल साइज़ को बढ़ाएंगे तो वो डेटा आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास इसकी एग्जांपल हुई है डाइस वाली। आपके डाइस है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है और डाइस की आउटकम्स है। आउटकम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। एक डाइस का मतलब इधर, और इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। और अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी 1/6 करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस 10%, 20% या 30% फॉर एग्जांपल, ये जो भी प्रोबेबिलिटी, तो आपके 1/6 अगर सिंगल डाइस है तो ये सबकी बराबर आएगी। लेकिन अगर मेरे पास डाइस की तादाद, या मैं 2 डाइस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या एवरेज होगा। हो सकता है कि 2 डाइस में, अगर मेरे पास जब सिंगल था तो उसमें क्या हो गया, सिंगल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, जो सिंपल प्लॉट है। लेकिन अगर मेरे पास 2 डाइस हो, इसके मीन अगर मैं लूँ फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसकी क्या है कि हो सकता है कि दूसरे डाइस में 1, 1 आए, हो सकता है दूसरे डाइस में 1 या 2 आए, हो सकता है इसमें 1 या 2 है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, अगर पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में 1 आए तो इसका एवरेज कितना है, 1। अगर पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 2 है, तो इसका एवरेज कितना आ गया, 1.5। इस तरह 2, फिर 2.5। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरीके से हमारे पास एक नॉर्मल पैटर्न में आ जाएगा। तो इस ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ज़रिए हम इसके किसी भी डिस्क्रीट डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा या समहाउ नॉर्मलिटी के अंदर ले आते हैं। सेम अगर हमारे पास कोई नॉर्मल हो, नॉर्मल डेटा हो, तो हम पास वो बायनोमियल के ज़रिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 या फिर यस और नो की कंडीशन में हो, तब हमारे पास ये चीज़ों को किया जाता है। अच्छा, ये जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू कैलकुलेशन, ये रियल टाइम कंक्लूजन निकालने के लिए, मिसाल के तौर पे आपका एक कंटिन्यूस स्टेट है और ये वो आपसे पूछते हैं कि यार ये अब बताओ कितने % चांसेस है कि ये होगा। तो उस स्टेटमेंट के लिए आपके पास ये नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास अगर ये कंटिन्यूस स्टेट है, मिसाल के तौर पे ये, तो इसके नाम डिफरेंट हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए भी हम आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे एक कंटिन्यूस स्टेट है और आपको कोई कहता है यार इसके अंदर आप डेटा निकालो 7 का निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप 7.5 से 6.5 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालो। फॉर एग्जांपल वो आपके पास आती है 0.113। सेम अगर आप इसको उससे निकालते हो, ये अपने इससे NCX, PS और QN-X जो आपका बायनोमियल है उसके ज़रिए भी निकालते हो, तो आपके 0.113 आती है। तो अगर आपके पास कभी भी प्रोबेबिलिटी 0.5 और सैंपल का साइज़ छोटा है, तो आपके पास वो जो कंटिन्यूस डेटा है उसको आप बायनोमियल से भी कैलकुलेट कर सकते हो और वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली समहाउ सेम आंसर देता है। ये हमारे पास जब हमें कंक्लूसिव आंसर चाहिए होता है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं, हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट लॉ पढ़े, मैक्सिमम 1 हो सकती है। देन हमने इसके बाद देखा बायनोमियल को, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो था NP और हमारे पास NCX P की पावर X इंटू QN-X, N जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, X हमारे पास वो वेरिएबल जो हमारे को फाइंड आउट करना है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर थी,
जो हमारे पास 1 माइनस पी के ज़रिए क्यों निकलता था। पी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, देन आपके पास एन टोटल नंबर हैं, तो इस तरीके से आपने, और एक्स वो वेरिएबल है। फिर बाइनोमियल के अंदर हमारे पास जो डेटा होता था वो डिस्क्रीट होता था, डिसकंटिन्यूस डेटा होता था, और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, यानी कि उसका रिजल्ट दूसरे ट्रायल के ऊपर अफेक्ट ना करे। सेम अगर हमारे पास एन की वैल्यू बढ़ती है 100 से और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो समहाउ डिक्रीज होती है 0.05 से, देन हम मूव करते हैं पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे। और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किसको लेते हैं, लैम्डा या एवरेज को, लैम्डा की पावर x इंटू ई माइनस लैम्डा अपॉन एक्स आयोटा, और जो लैम्डा होता है ये सैंपल साइज और उसकी प्रोबेबिलिटी एन और पी के जरिए आप निकाल सकते हैं। देन पॉसॉन के बाद आपके पास होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल के अंदर आप सिंपल जेड स्कोर के अंदर x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा के ज़रिए आप जेड स्कोर लगाते हैं, और जेड स्कोर की वैल्यू -3.4 से प्लस की 3.4 और डेटा इसके अंदर तकरीबन समहाउ लाई करता है। फिर हमने थोड़ा सा स्क्यूनेस को भी डिस्कस किया था, और हमारे पास हमने इन्वर्स प्रोबेबिलिटी में क्या था कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर लिया था उसकी जो हमारे पास वैल्यू, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास डेटा मीन से बड़ा है तो हमें कुछ ये वाली अगर वैल्यू निकालनी है उसके बाद की, जैसे मीन इधर 100 और हमें 140 निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो जेड का स्कोर 140 है उसको माइनस करेंगे मीन और जो भी एस डी होगा, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछते हैं कि 140 से ऊपर कितना डेटा है, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 140 वाला डेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है कि अगर हम डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ सैंपल्स को इंक्रीज़ करेंगे। सो ये हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समहाउ, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेबल थे। अब मैं नेक्स्ट के अंदर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैलकुलेटर के अंदर भी हम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, या हमारे पास जो समीशन का फंक्शन है वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। x = 0 से उसकी लिमिट लगा के दैन उसके NCX के फंक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था बेसिक, और हमारे पास अभी तक प्रोबेबिलिटी के सैनफोर्ड के हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रो। देन हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर हमने डिफरेंट ग्राफ्स देखे थे, चैप्टर 3 के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी देखी। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सैम्पल्स की सिलेक्शन को देखेंगे, देन उसके बाद हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। प्रोबेबिलिटी काफ़ी यूज़फुल है, बट स्टिल इसके अंदर अभी ये स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे हम ये पैरामीट्रिक की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे समहाउ। सो जज़ाकल्लाह।